हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। और ये मेरी घटना चक्र की फिजिक्स सीरीज चल रही है, जो कि ऑलरेडी मेरी सात चैप्टर कंप्लीट है, जिसमें मैं बहुत सारे चैप्टर करा रखा हूँ। तो आप 7 चैप्टर जाके देख सकते हो, थ्योरी एज वेल एज उसकी एक्सप्लेनेशन विद MCQ में बहुत अच्छे से डाल रखा हूँ। अगर आपको लगे कि मेरा चैनल, अगर आपको मेरे कंटेंट सही लग रही है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन के बारे में समझते हैं। और अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, BPSC, UP PCS, MP PCS या कोई भी एग्जाम जो स्टेट PCS से रिलेटेड हो या फिर कोई सेंट्रल एग्जाम से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे ये चैप्टर आपको एग्जाम में आएगा, अगर जनरल साइंस उसका पार्ट है तो। स्टार्ट करते हैं। पहला वेव समझते हैं क्या होता है। तो वेव क्या होता है? वेव एक ऐसा चीज़ है जो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। देखिए, एक कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेव में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन वहाँ मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपने ऐसे एक थ्रेड लगा रखा है और इसको एक तरफ से बांध रखा है दीवार पे, मान लेते हैं, और एक तरफ से आपने उसे ग्रैब करके पकड़ रखा है। कोई एक बंदा आता है और उसको ऐसे करके नीचे पुल कर देता है। तो इस वेव की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो आपकी थ्रेड ऐसे ऐसे बिहेव करने लगेगी, ठीक है। वो धीरे 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 करके सेटल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसमें एक डिस्टर्बेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। आपने उसमें एक एनर्जी ट्रांसफर किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई वेव ऑसिलेशन और वेव की ट्रांसफर क्या होती है। तो समझते हैं। अ वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस, जो मैंने उसको प्रोवाइड किया, जो ट्रैवल करती है एक मीडियम से एक मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। और ट्रैवल के साथ साथ वो एनर्जी, अपने एनर्जी की फॉर्म को ट्रांसफर करती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से। हम नॉर्मली अपने सोर्स से किसी और लोकेशन तक। जैसे मान लो आप एक पॉन्ड में बैठे हो, ये पॉन्ड है, मान लो आपने एक यहाँ से एक पत्थर उठाया और इस पॉन्ड में फेंक दिया। आप देखते होगे एक ऐसे से वेव बनती है। वेव की शेप जो होती है साइनोसॉइडल होती है, बट वो जहाँ आपने पत्थर फेंका है वहाँ से वो क्रिएट होती है और आप तक आती है, बैंक तक आती है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सिंपल सा है कि सोर्स से चली और अपने एंड पॉइंट तक पहुंची, तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी हुई। यहाँ पे ऑसिलेटरी थी, साइनोसॉइडल थी, ठीक है। मैटर ट्रांसफर नहीं हो रही है, बट एक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के उसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। अब हम समझते हैं, 2 तरीके का वेव होता है, ठीक है। 2 तरीके का वेव होता है। उस वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव, एंड एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों वेव को आराम आराम से समझते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होता है? जो कि ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है मैटर में, और ऑसिलेशन के साथ वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक मीडियम के थ्रू। वेव जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को मूव कर सकता है। द मूवमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, द मटेरियल इज लिमिटेड। लेकिन याद रखिएगा, जिस मीडियम से वो ट्रांसफर होता है उसकी मटेरियल की मीडियम जो होती है वो लिमिटेड ट्रांसफर होती है, बहुत कम, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑसिलेटिंग मटेरियल होगा ना, वो बहुत दूर नहीं जाएगा अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है। वो जहां है वहीं पे रहेगा। मटेरियल की बात कर रहे हैं, बट हाँ, एनर्जी ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। मैकेनिकल वेव जो करती है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, विच प्रोपगेट इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव। जैसे मान लीजिए वेव आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। तो मेरी जो एनर्जी होगी ना, वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोपगेट होगी, ठीक है। ये क्लियर सा कंसेप्ट है। अब मैकेनिकल वेव के टाइप समझ लेते हैं। 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस दोनों को समझ लेते हैं आसान से लैंग्वेज में। देखिए, मोस्टली जो ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं ना, तो अब हम लोग ट्रांसवर्स वेव को समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है तो आप समझ, पहले इसको मैं लॉजिकली समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई एक साइन वेव है, एक ऐसा प्रोपगेशन जहां ये उसकी क्या होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ये हो गई। अब जो है कह रहा है ट्रांसवर्स वेव इज अ मूविंग वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशन ऑकरिंग परपेंडिकुलर। अब एक चीज आप देखिए, ये जो मूव कर रही है इसकी ऑसिलेशन कैसे हो रही है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए, अब इसकी ऑसिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द मूविंग वेव है, तो ये 90 डिग्री बना रही है अपने प्रोपगेशन से, आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन ऑसिलेट कर रही है 90 डिग्री टू दैट वेव। तो इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है।
समझ में आ गया। एनर्जी ट्रांसफर इसकी हो रही है इस डायरेक्शन में, और इसकी जो मोशन हो रही है वो परपेंडिकुलर हो रही है, यहां देख लीजिए आप 90 डिग्री विद द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और प्रोपगेशन ऑफ दैट वेव। यही था ट्रांसवर्स वेव। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल्स बहुत बेसिक्स है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक स्ट्रेच, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एक वायर को, स्ट्रिंग को, धागे को बांध देना है दीवार से और उसको ऐसे करके खींच देना है, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि वाटर सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होगा वो है कैसे। आप वाटर सरफेस पे एक पत्थर को फेंक दो तो जो वेव प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिए इसके अपर लेयर में होता है, तो वो ऑसिलेटरी टाइप का होता है, ऐसे 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 करके आता है कोने तक। तो याद रखिए वो भी विंड जो है वो सेम विंड है, ट्रांसवर्स वेव है। अब आगे चलते हैं। इलास्टिक सॉलिड्स है, ऐसा सॉलिड जो इलास्टिक है। इलास्टिक कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप मोड़ दो और वो धीरे 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 करके अपने पोजीशन पे आ जाएगा फिर से। जैसे मान लीजिए एक हम छोटा सा एक स्टील की स्टिक लेते हैं, इसको हम ऐसे खींच के छोड़ देंगे तो ये कैसे कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, और फिर बाद में अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो मूवमेंट होता है ना वो ऐसे ऐसे होता है, देखिए। तो ये ऑसिलेटरी नेचर का होता है जो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि ये हमेशा सरफेस ऑफ द लेयर पे ओरिजिनेट होगी। लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करते हैं तो वो उसके सरफेस, लेयर ऑफ सरफेस पे ओरिजिनेट होगी, इस चीज का ध्यान रखना है हमको। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, वो अभी हम लोग बस लाइट को समझ लेते हैं, क्योंकि लाइट ही ट्रांसवर्स वेव है, उसकी प्रोपगेशन भी ऐसी ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए कह क्या रहा है, कह ये रहा है, मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन है, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलो मान लेते हैं, या फिर ट्रांसवर्स वेव की प्रोपगेशन है। तो ये साइन वेव है, ठीक है। अब देखिए जो उसकी मैक्सिमम पीक होती है ना, उसको कहते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और इसकी एक मिनिमम पीक होती है उस वेव की, ट्रांसवर्स वेव की, इसको कहेंगे ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट पॉजिटिव पिक को कहेंगे, ट्रफ निगेटिव पिक को, क्रेस्ट पॉजिटिव पिक को, ट्रफ निगेटिव पिक को। तो ये उसका एक फीचर होता है, ठीक है। तो क्रेस्ट ट्रफ समझ में आ गया। अब इसमें कुछ चीजें और मैं ऐड करता हूं। तो अब आप एक चीज देखिएगा, मान लीजिए ये वेव यहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से यहां तक एक साइकिल होगा। इसके बाद ये वेव फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है, देखो आपको खुद फील होगा। तो जो ये वेव है ना, इसकी एक टाइम पीरियड होती है, उसको कहते हैं टी, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। उस टाइम पीरियड में ये वेव खुद को रिपीट करेगी, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक टी हुआ, फिर ये भी तो टी हो जा रहा है, सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम ले रहा है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता चल गया। अब टाइम पीरियड जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो T इक्वल्स टू 1/f डायरेक्टली। F क्या है? F फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी यूनिट हर्ज होती है। फ्रीक्वेंसी समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में उस वेव की कितनी ऑसिलेशन हुई, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड की यूनिट हो गई सेकंड, समझ में आ गया। तो हमें टाइम पीरियड पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अब एक चीज आता है वेवलेंथ, लैम्डा। वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा, ये वेवलेंथ। तो ये ना एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है। और लैम्डा इक्वल्स टू होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की भी इक्वेशन है, लैम्डा की भी इक्वेशन है। देखिए सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वेवलेंथ हो गई, ये क्रेस्ट, अपर पीक को, पॉजिटिव पीक को क्रेस्ट, दो डिस्टेंस हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये ट्रफ हो गया, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन हो गया। तो इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है ना, हालांकि इसमें दे नहीं रखा, मैं फिर भी बताता हूं। एनर्जी इक्वल्स टू होती है hc/λ, जहां पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, c है स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दैट वेव, या फिर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट वेव मान लेते हैं, लैम्डा हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये था सारा, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव। तो आपको समझ में आ गया ऑसिलेटरी फीचर ऑफ दैट वेव, ट्रफ क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है,
वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। हालांकि जनरल साइंस है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आपको बार बार वीडियोस खोजना ना पड़े, कहीं कहीं से जा करके एक जगह मिल जाए कंटेंट तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन, याद रखिएगा सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, और या ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, समझते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, या तो इस तरीके मूव कर सकता है या इस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, और आगे अच्छे से क्लैरिटी करते हैं इसकी। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ स्प्रिंग इज लेफ्ट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओरिजिनेट इन इट। तो याद रखिएगा स्प्रिंग के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव आती है। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जांपल में। अब यहां पे क्या, वहां पे क्या आ रहा था, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ इन ट्रांसवर्स वेव। यहां आ जाएगा आपको कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मतलब समझते हैं इसका। मान लीजिए, देख लीजिए आप लोगों ने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो कहीं पे वो कम उसमें एलोंगेशन आई, कहीं पे बहुत ज़्यादा, तो कॉम्प्रेशन जो होगा वहाँ पे कम एलोंगेशन होगा, रेयरफैक्शन में ज़्यादा एलोंगेशन होगा, कॉम्प्रेशन में कम एलोंगेशन और रेयरफैक्शन में ज़्यादा एलोंगेशन। तो यही है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो बनेगा, द प्लेसेस वेयर द सर्कल्स ऑफ, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे क्लोजर रिंग्स होगी उसको कहेंगे कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस्ड वेव, और जहाँ पे सर्कल ऑफ स्प्रिंग फार होगी उसको रेयरफैक्शन कहेंगे। सिंपल सा बात है। अब यही चीज़ सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस। अब देखिए ये कंप्रेशन देख लेंगे और एक इस कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे। जैसे वहां पे हम लोग दो क्रेस्ट के बीच में कह रहे थे, यहां पे दो कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। सिंपल सा बात है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ना वो ओरिजिनेट होता है ऑल मीडियम्स में, दैट इज सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड में भी हो जाएगा, गैस में भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब साउंड वेव की बात करते हैं। ए साउंड वेव इन एयर एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम। याद रखिएगा साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम में आपको साउंड वेव नहीं सुनाई देगा। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, लाइट वेव जो था वो ट्रांसवर्स वेव था, साउंड वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अलॉन्ग विथ प्रोपगेटिंग ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड लॉन्गिट्यूड। आप देखिए लिक्विड के सर्फेस पे ना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव प्रोपगेट करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑलवेज मैकेनिकल वेव। बिल्कुल हम लोग मैकेनिकल वेव की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है, कोई जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से रिलेट किया है। फ्रीक्वेंसी को अगर ये एन मान लेते तो एन मान लो, रिप्रेजेंटेशन से क्या ही रखा है, हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए हम लोग जानते क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, अब समझिए अगर हम लोग स्पीड ऑफ वेव की बात करें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, लेमडा, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस इंटू टाइम, ठीक है, मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, तो यहां से स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम, रुकिए मैं आपको फिर से बता देता हूं अच्छे से, इसको इरेज करके क्लियर करके। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, हम सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मेरा क्या होता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस मेजर्ड, टाइम टी हो जाएगा, वेवलेंथ इंटू 1/t। 1/t को क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो यही तो हो जाएगा स्पीड ऑफ दैट वेव। तो कुछ तो करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं पे फ्रेम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। अब देखिए मैकेनिकल वेव में कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जिनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सम वेव्स नीड नो मीडियम फॉर प्रोपगेशन। वैसे वेव जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए वो वैक्यूम में भी ट्रांसफर कर जाएगा, तभी तो सन से लाइट निकलती है, सनलाइट अर्थ तक पहुंच जाती है, वैक्यूम से भी क्रॉस कर जाती है वो। तो वैसी वेव्स जो होती है जिसको मीडियम ऑफ प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसको हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स होते हैं एक्सरे, लाइट वेव, रेडियो वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम, और भी बहुत सारी होती है, गामा रेज, यूवी रेज, ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब देखिए स्पीड जो होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनकी अगर वैक्यूम की बात करें स्पीड की, तो उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पीड जो होती है ना उसकी सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कवर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज करती है 1 हर्ट्ज से कम या ज़्यादा, उससे ज़्यादा 10⁻25 हर्ट्ज। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा वो बात कर रहे हैं, मतलब 1 हर्ट्ज से कम भी हो सकता है या 10⁻25 हर्ट्ज से ज़्यादा भी हो सकता है। अब कह रहा है करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अब वेवलेंथ 10⁸ मीटर भी हो सकता है, टू अ फ्रैक्शन ऑफ द साइज टू एन एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर भी हो सकता है। आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ से कहाँ तक फॉल करता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ वेवलेंथ हैव हाइयर एनर्जी। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, E = hc/λ। ये आपको एनर्जी की, मैंने वेव की एनर्जी प्रोपगेशन जो होती है वो बताया था। इसका क्या मतलब हो रहा है, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, यही कंक्लूड कर, अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ अगर कम हो तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। तो यही कह रहा है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगी ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। अगर वेवलेंथ हाई होती है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो उसकी एनर्जी कम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चार्ट को पढ़ लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चार्ट को पढ़ लेते हैं, और जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, मतलब आप कोई भी एग्जाम में, आप, मैं चैलेंज कर दूंगा कि ये एग्जाम में इस पोर्शन से पूछेगा ही पूछेगा। तो देख लेते हैं कुछ वेव्स को। तो ये क्या है, चार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें डिफरेंट वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो वेव है उसको हम लोग कहेंगे गामा रेज। वो गामा रेज है, इसके डिस्कवरर जो थे ना वो थे हेनरी बेक्यूरेल या पॉल विलार्ड। अब देखिए इसकी वेवलेंथ की रेंज जानते हैं हम, रेंज होती है 10⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर तक। 10⁻10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसकी वेवलेंथ की ये रेंज होती है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। गामा है तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो पेनिट्रेट कर देगा मोटे से मोटे सीट को, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के टर्म में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। गामा है, ठीक है। गामा रे जो है ना वो लिविंग सेल्स को मार सकता है, तो इसीलिए कहते हैं कि गामा वेव्स या रेज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आके हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये इफेक्ट डाल सकता है। और एक चीज़ और है, इसको हम लोग कैंसरस सेल को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो गामा नाइफ करवाते हैं हम लोग कैंसर में, याद कीजिए गामा नाइफ। तो ठीक है, तो गामा रे जो होता है ना वो लिविंग सेल्स को किल कर सकता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना पेनिट्रेशन पावर काफ़ी होती है। और ये कैंसरस सेल को किल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग गामा नाइफ यूज़ करते हैं। गामा नाइफ एक प्रोसेस है जिसको रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ट्यूमर पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है ये। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ मूव करेंगे, वो है एक्सरेज। एक्सरेज देखिए नॉर्मली एग्जाम में क्या पूछता है ना, एग्जाम में पूछता है कि इसके डिस्कवरर कौन है, वो है विल्हेम रॉइंगटन, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है 10⁻10 से, दैट इज 1 एंगस्ट्रम से लेके 3 × 10⁸ मीटर तक होती है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या होता है। एक्सरेज का एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, इसका एप्लीकेशन होता है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड इन इंडस्ट्रीज। तो हम लोग को पता है एक्सरेज मशीन्स जो होते हैं उसमें ये एक्सरे किया जाता है। इसके डिस्कवरर थे विलियम रॉइंगटन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूवी रेज पे, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। यूवी रेज होता है ना वो हार्मफुल भी रेज है। यूवी रेज को हम बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके डिस्कवरर का नाम था जॉन रीटर। तो जॉन रीटर वॉज द डिस्कवरर ऑफ यूवी रेज। अब इसकी वेवलेंथ की बात करते हैं, 10⁻8 से लेके 4 × 10⁻7 मीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज है। हॉस्पिटल्स में यूवी लैंप्स यूज करते हैं टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट। अब सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, जो एक बार अगर मान लो ऑपरेशन कर दिए किसी का तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन करने के लिए हम यूवी लैंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग थिएटर्स में भी इसको यूज़ करते हैं।
और इसको देखो, फूड एंड ड्रग कंपनीज ऑल्सो यूजेज यूवी लैम्प टू स्टेरिलाइज देयर प्रोडक्ट्स, तो फूड एंड ड्रग कंपनी भी इसको यूज करती है, ठीक है। सुटेबल डोजेज ऑफ यूवी रेज कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। अगर आप देखिए, इसलिए ना कहते हैं विटामिन, अगर आपको विटामिन डी की कमी लग रही है बॉडी में तो आप जाके धूप में बैठो, लेकिन हाँ सुटेबल रेंज होना चाहिए। आपको यूवी रेज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। कुछ यूवी रेज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होती है, स्किन कैंसर भी देती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यूवी रेज में भी यूवी ए, बी और सी होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं विजिबल रेडिएशन स्पेक्ट्रम, मतलब वैसी स्पेक्ट्रम जो हमें विजिबिलिटी देती है, जो हमें दिखती है, ठीक है। तो इसके डिस्कवरर का कोई आता पता नहीं है। इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज है। ये विजुअल स्पेक्ट्रम है जो हमें देखने में मदद करती है, ठीक है, जिसमें विबग्योर आता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या, तो विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये विजुअल स्पेक्ट्रम में ह्यूमन आई को सेंस ऑफ साइट, जो दिखने के लिए ये मदद करती है, तो आप समझ सकते हो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वेव, जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो इंफ्रारेड के जो डिस्कवरर थे उनका नाम है विलियम हर्शल, और इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक होती है, ठीक है, दैट इज 1 मिलीमीटर तक। अब देखते हैं, दीज वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दीज आर यूज इन नाइट विजन कैमराज एंड इन टीवी रिमोट कंट्रोल। तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड जो होती है ना वो टीवी रिमोट कंट्रोल में यूज होती है, नाइट विजन कैमराज में यूज होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट वेव, इसी को रेडियो और हर्जियन वेव भी कहते हैं, और इसी को माइक्रोवेव्स कहते हैं। शॉर्ट वेव का मतलब ही माइक्रोवेव्स होता है, ठीक है। इसके डिस्कवरर थे हेनरी हर्ज, जिन पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट दी गई है। इसकी यूनिट होती है, इसकी जो वेवलेंथ की लेंथ होती है वो 10⁻³ से लेकर 1 मीटर तक जाती है। दीज आर यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल। तो रेडियो और टेलीविजन सिग्नल में इसको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 मीटर इसकी रेंज है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। काफ़ी बड़ी होने के कारण ये ईजिली प्रोपगेट कर पाएगी एक एंटीना से दूसरे एंटीना में। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए ये एक एंटीना है, ठीक है, ये एक एंटीना है लग रखा है, मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ये एक एंटीना है जो पटना में लग रखा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से प्रोपगेट करना है, तो इसके लिए हमको वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो एंटीना की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जो सिग्नल जो आ रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं शॉर्ट वेव, और इसको हम लोग माइक्रोवेव्स भी कहते हैं और रेडियो वेव भी कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग और कहाँ यूज़ करते हैं, और यूज़ करने का भी बहुत सारा जगह है। जैसे इसको रडार सिस्टम में यूज़ करते हैं, रडार एंड माइक्रोवेव ओवन यूज्ड रेडियो वेव्स, तो रडार भी यूज़ करता है, ठीक है, एंड माइक्रोवेव ओवन भी यूज़ करता है इसको, इस वेव को। बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं सच एज क्लस्टर्स इमिट रेडियो वेव्स, ये सारे इमिट करते हैं रेडियो वेव्स को, तो याद रखना है रेडियो वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली इस फ्रेम से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट से पूछेगा, इसके एप्लीकेशन पार्ट से, और इसकी जो होती है डिस्कवरी किसने की ये पूछता है। अब हम लोग करते हैं लॉन्ग वेव रेडियो की बात करते हैं, जो लॉन्गर वेव जो मेनली रेडियो एंड टेलीविजन वेव होता है, ठीक है। इसको मार्कोनी ने किया था, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग मोस्टली टीवी और रेडियो में यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्टर वाले को हम लोग रडार और माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसकी वेवलेंथ क्या होती है। 1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, तो आप समझ लीजिए 10⁴ मीटर कितना ज़्यादा होता है। इसको अप्लाइड इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, तो यही रेडियो एंड RNTV जो भी होती है ना, जो हमारे घर में जो आ रही है सिग्नल्स, वही होती है। याद करो, अगर आप 90s के किड हो तो आपको याद होगा कि हम लोग एंटीना को घुमाते थे, क्योंकि यही सिग्नल्स को, रेडियो वेव्स को हम लोग मैच करते थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ये था दिस इज ऑल अबाउट द वेव्स के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन जितना जरूरत है ना मैंने आपको दे दिया। उम्मीद कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि इससे ज़्यादा कहीं नहीं आने वाला है एग्जाम में। अगर आप जनरल साइंस का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, इसके अंदर से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो चीज़ छूट गई ना, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इससे मेरा फायदा भी है कि मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, नहीं तो लगेगा मेरा इंगेजमेंट नहीं है, तो फिर मैं क्यों फालतू का मेहनत करूँगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, इसमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव के बारे में पूछ रहा है। रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव एंड एक्सरेज खत्म। साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, ठीक है। साउंड वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, ये मैंने आपको बताया था। साउंड वेव नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इस प्रोपगेशन, तो साउंड वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, तो ये एक
मैकेनिकल वेव है। अब हम लोग समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम एंड आर लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज इन द एयर इन एनी फ्लूइड मीडियम। किसी भी एयर और फ्लूइड मीडियम में ये आराम से प्रोपगेट करेगी, ठीक है। विदाउट मीडियम ये प्रोपगेशन मुश्किल है। और एक चीज़ याद रखिए, स्टील के केस में ये मेजॉरिटी ऑफ इसकी प्रोपगेशन बहुत फास्ट होती है। तो मैकेनिकल वेव्स वाइल रेडियो वेव्स, एक्सरे एंड लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडियो वेव जो हो गई, लाइट वेव्स हो गई और एक्सरे हो गई, ये सारी आपकी ईएम वेव आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आप डायरेक्टली मेरे से इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं धीरे धीरे सोचा हूँ, मैं मेरी जो सेल्फ मेड नोट्स होगी ना, जो मैं खुद बना के रखा हूँ, वो मैं डालूंगा। और मेरी नोट्स वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं जो भी एग्जाम दिया अभी तक उसमें मुझे ये काफ़ी मदद मिला है उसको क्रैक करने में, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रही है तो साउंड वेव होगा, सिंपल सा बात है। एक्सरे, रेडियो वेव, गामा वेव, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मेरे पास कुछ एग्जाम का एक्सपीरियंस है, मैंने इसरो के इंटरव्यू भी दी है और भी बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं, इवन मैंने गेट पे मेरी 95 परसेंटाइल है। तो इन चीज़ों को मैं ख्याल रख के और ऑब्जर्व करके मैं सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, साउंड वेव इन एयर। कह रहा है साउंड वेव इन एयर इज व्हाट? इट्स ट्रांसवर्स वेव? नो। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? नो। साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? नो, नॉट ए ट्रांसवर्स वेव, इट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। पोलराइजेशन साउंड नहीं लाइट में होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अगर जहां जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन था 65th प्रीलिम्स बीपीएससी की 2019 वाले एग्जाम की, ठीक है। तो साउंड वेव इन एयर एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज particle of the medium through which sound is transported vibrates parallel to the direction of that of the sound waves। मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मैंने एक्सप्लेन किया, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब कह रहा है कि सितार जो हम लोग यूज़ करते हैं, इन अ सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, किस तरीके का साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है सितार में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल नहीं, प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स नहीं, स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल। देखिए इसमें क्या होता है ना, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स होता है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए यूपी आरओ एआरओ में पूछा है, प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, एकदम हाईली रिसेंट क्वेश्चन है। तो स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए कहता है व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रिंग को अगर हम लोग प्लग करते हैं, मतलब उसको हम लोग स्ट्रिंगराइज करते हैं, लाइक एनी सितार में, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट, ठीक है। and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. When a string under tension is set into vibration, a transverse wave travel along the wire and is reflected at the fixed end। सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को ले लो और उसको दो साइड से अटैच कर दो, फिक्स्ड अटैच कर दो। किसी एक बच्चे को बुलाओ जो बदमाश हो, उसको बोलो बीच से नीचे की और पुल करे, एक फोर्स लगा दे, और बच्चे को बोलो चले जाओ तुम, तो वो क्या करेगा, वेव, एक ऐसी वेव जनरेट होगी ना, टाइम के साथ वो धीरे धीरे स्टेबल होगी वाइब्रेशन। तो इसी को तो कह रहे हैं ट्रांसवर्स वेव, यही वेव तो दिखाती है सीधा। और ये वेव स्टेशनरी होती है, मतलब इसमें कोई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट का, स्टेशनरी कहने का मतलब हो गया कि कोई भी पार्टिकल और जो मीडियम है उसकी कोई ट्रांसफरेंस नहीं हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, वन मॉलिक्यूल टू अनदर, फ्रॉम वन कंजंक्शन टू अनदर कंजंक्शन, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, अ वेरी हाईली अप्रिशिएटेड क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2021। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कह रहा है लॉन्ग रेडियो वेव, जो हम लोगों ने पढ़ा, लॉन्ग रेडियो वेव की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जब आप देखिए बहुत सारी लेयर होती है ना, ट्रोपोस्फेयर, पहले एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, फिर जाते हैं हम लोग स्पेसोस्फेयर में, ठीक है। बीच में आइनोस्फेयर भी आता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अब देखो ये एनवायरनमेंट की टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं, लेयर ऑफ द अर्थ पढ़नी है एनवायरमेंट और ज्योग्राफी में, तो हम लोग नॉर्मल सा इसको करके निकलते हैं। तो देखते हैं, तो कह रहा है लॉन्ग रेडियो वेव होती है ना, जो रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव जो मैक्रोनी ने ढूंढी थी, और लॉन्ग रेडियो वेव जिसकी वेवलेंथ होती है नियरली 1 × 10⁻1 से लेके 1 मीटर से लेके 10⁻4 मीटर तक, जिसको सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, इसीलिए हम लोग एंटीना में एम्पलीट्यूड्स लगाते हैं, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं जानता हूँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एक एंटीना यहाँ लग रखा है मान लीजिए, उससे दूसरा एंटीना मेरे को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये एंटीना पे ना एक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं हम लोग, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो मेरा वेव यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, एक तो हम लोग उसको लॉन्ग रेडियो वेव है तो उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बट उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि E = hc/λ मैंने आपको बताया,
मतलब वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो अब एनर्जी कम है तो लेकिन हमको वेव को भेजना है, तो हम लोग मॉड्यूलेशन एक स्कीम होती है, इसमें हम लोग वेव को मॉड्यूलेट करते हैं, एनर्जी देते हैं। मतलब मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, बोलता है भाई तुझे चलने में दिक्कत हो रही है, चल मैं तुझे उठा के मैं पहुंचाता हूँ, ठीक है। तो एक हम लोग मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल भेजते हैं, कैरियर सिग्नल क्या मैसेज सिग्नल को अपने साथ रखता है और उसको लेके थोड़ी दूर उड़ता है, बोलता है भाई ठीक है अगर आप थक गए हो तो आ जाओ, मैं आपको थोड़ी दूर पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मॉड्यूलेशन टेक्निक कहते हैं। इतना जानने का कोई जरूरत नहीं है आपको जनरेशन में, फिर भी मैं बता दिया हूँ। तो एक चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि कौन से लेयर में उसकी रिफ्लेक्शन होती है। लॉन्ग रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। लेयर ऑफ अर्थ नहीं होगा, अर्थ के सरफेस से नहीं होगा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लीजे पॉइंट है, ठीक है। तो ये आयनोस्फेयर से होती है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द आयनोस्फेयर ऑफ रीजन ऑफ अर्थ सरफेस अपर एटमॉस्फेयर फ्रॉम 65 किलोमीटर, देखिए 65 किलोमीटर, जैसे अर्थ होती है ना, ये मान लीजिए अर्थ है तो उसकी डिफरेंट लेयर होती है। तो लेयर को हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, लेयर को डिसाइड करते हैं उसके डिफरेंट उसके लेयर से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, एक्जोस्फेयर, ठीक है, ये सारी लेयर होती है। अब इसको इरेज कर लेने दीजिए थोड़ा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आयनोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ एटमॉस्फेयर सरफेस बाय, सेम क्वेश्चन, आयनोस्फेयर, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस मतलब एंटीना से एंटीना क्वेश्चन, बीच में कोई वायर की जरूरत नहीं है, सीधे वो ट्रांसमिट करती है और ये ट्रांसमिट करती है लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, आयनोस्फेयर। देख लीजिए यूपी लोअर सब डिविजनल प्रीलिम्स में पूछा है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा है, यूपी पीएस के प्रीलिम्स में अगेन ये क्वेश्चन पूछा है, यूपी आरओ में पूछा है। घुमा फिरा के हर एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पकड़ना है, आपके सिलेबस पे आपका पकड़ होना चाहिए अच्छा, आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे। मेरे को बातों का ट्रस्ट रखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, आप हर एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है वेव्स ऑफ एन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहने का क्या मतलब हुआ, फ्रिक्वेंसी विल बी इन मेगाहर्ट्ज, काफ़ी ऑसिलेशन, मतलब 1 सेकंड में ये मेगाहर्ट्ज टाइम ऑसिलेट कर जा रहा है। तो इसकी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड क्या हो जाएगी, मिली सेकेंड हो जाएगी। अगर मान लीजिए तो माइक्रो सेकेंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। अगर मानिए फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज हो गई मान लीजिए 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी भाई, टाइम पीरियड हो जाएगी 1 फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/10⁶, दैट इज 10⁻⁶। तो ये माइक्रो सेकेंड हो गया। टाइम पीरियड इतनी कम, मतलब आप पलक भी झपका रहे हैं, एक पलक को 100वें हिस्से पे ले जाओ, फिर फटाक से वो वेव अपनी 10⁶ टाइम ऑसिलेट कर जा रही है। गजब की वेव है, उसी को मैंने कह दिया अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव। तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है, इसको तो मैंने एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाया हूँ, ताकि जनरल साइंस हर लोग पढ़ते हैं और हर लोग का ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है तो ये किस मीन से प्रोपगेट करती है, तो ये स्पेस वेव में प्रोपगेट करती है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, देखिए आरएएस प्रीलिम्स का है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इट्स ITU डेजिग्नेशन फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ बिटवीन 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। देखिए एक होता है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ये डिसाइड करते हैं कि किस फ्रिक्वेंसी को क्या नेमिंग देंगे, नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर कोई वेव 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक है तो उसको हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी मान लिए, ठीक है। अब उसकी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है ना, तो वेव कैन नीदर ट्रैवल अलॉन्ग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ग्राउंड नॉर गेट रिफ्लेक्टेड बाय द आयनोस्फेयर। अब इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो ना वो उस ग्राउंड की ट्रेजेक्ट्री पे वो ट्रैवल कर पा रही है, ना ही उसको आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करें, तो सिग्नल जिसकी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है ना, वो प्रोपगेट करती है नॉर्मली थ्रू द लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज एक्चुअली स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो इतनी ज़्यादा वेव की अगर बात करेंगे तो हम स्पेस वेव प्रोपगेशन की बात करेंगे, ठीक है। रेडियो वेव्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी आर बेसिकली कॉल्ड द स्पेस वेव। तो वैसे रेडियो वेव्स जो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जो आयनोस्फेयर में नहीं ट्रैवल कर पाएगी, रिफ्लेक्ट हो पाएगी, उसको हम लोग स्पेस वेव कहते हैं और हायर स्पेस वेव कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप अच्छे कैटेगरी में काउंट कर लो और इसको अच्छे से समझ के याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू ऑब्वियस है साउंड नहीं जाती है, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ठीक है। इसलिए तो एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वो एक साउंड की डिवाइस लगा के जाते हैं, क्योंकि देयर विल बी नो वैक्यूम, देयर विल बी नो मटेरियल मीडियम, साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। साउंड वेव जो होती है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है वैक्यूम के थ्रू, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसको पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल की मोशन होती है,
ठीक है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, मोर जनरली साउंड इज अ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, एक तरीके का मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। आप किसी माइक के आगे हाथ लगाना ना, आपको वाइब्रेशन फील होगी, दैट्स द मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, जो डिपेंड करती है मीडियम से, मीडियम चाहिए, साउंड वेव को मीडियम चाहिए ही चाहिए। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबसे ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा मीडियम उसकी कॉम्पैक्ट होगी उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो साउंड की जो वेलोसिटी है ना, साउंड मटेरियल मीडियम वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। आप किसी स्टील पाइप के थ्रू आके बोल के देखो, आपके साउंड जल्दी पहुँचेगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो IAS प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन है। IAS देख के घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। जनरल साइंस में सब तरीके का बात सेम है। आपके पास अगर सिंपल बेस है ना, तो आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बस हाँ, बेस के थ्रू जाना है, बेसिक को स्टिक रखना है और उसके स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ना है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, रेडियो वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना किसी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होता है, ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर द फादर ऑफ ऑल द वेव, याद रखना है हमको। ठीक है, तो ये गलत है। अब आगे देखते हैं। कहता है रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव, गामा वेव, अल्फा वेव, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल करती है। सो रीजन जो पॉइंट दिया रखा है वो करेक्ट है। असर्शन मेरा करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉस्मिक वेव्स क्या होता है। कॉस्मिक वेव होता है चार्ज पार्टिकल्स। देखिए, कॉस्मिक वेव जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है। वो इतना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होता है ना, जो उसकी जो वेव होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 56 से 59, जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था BPSC प्रीलिम्स 2015 में। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कॉस्मिक वेव जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली और इमेंसली एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये ट्रैवल करता है स्पेस में एट द स्पीड ऑफ अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। लगभग लाइट की स्पीड से ये अप्रोच करता है। अब याद रखना है, कॉस्मिक वेव होता है या तो सन से ओरिजिनेट होता है या फिर सन के सोलर सिस्टम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, याद रखना है कॉस्मिक वेव के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक वेव। सेम क्वेश्चन। अब कह रहा है क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो रेड लाइट मार देते हैं। मतलब नॉट ट्रू पूछा, मेरा आंसर यही होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लुक नो फर्दर। बट फिर भी हम देख लेते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वेवलेंथ। मैं बार बार इसको इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है कॉस्मिक वेव की, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होगी। तो सही है, ये भी सही है। दे आर मेड अप ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम सन एंड सोलर सिस्टम, तो ये तीनों सही है हमारा। ये तीनों सही है और एक गलत है, तो हम उसको चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन UPPCS प्रीलिम्स में पूछा था। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। किसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो देखते हैं। देखिए, कन्वेक्शन और कंडक्शन, इन दोनों को मीडियम की जरूरत होती है। कंडक्शन मतलब ही होता है एक गर्म सा मेटल ले आओ, उसके पास किसी चीज़ को कांटेक्ट में रख दो तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। कन्वेक्शन मतलब होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स से जो ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो अभी ये बाउल ले लिए, बाउल में वाटर है, इसको हीट किए तो मॉलिक्यूल ट्रांसफर करके एक दूसरे को गर्म करता है, तो ये भी होगा। तो दोनों में आपको मीडियम की ज़रूरत है। बट इन केस ऑफ रेडिएशन, जब हम रेडिएशन की बात करेंगे ना, तो रेडिएशन में होगा कि कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रेडिएशन तो आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन की जरूरत। अब कह रहा है कि रेडिएशन जो हम समझते हैं इन फिजिक्स, रेडिएशंस ऑफ इमिशंस और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल थ्रू स्पेस और थ्रू ए मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, एक्स-रेज एंड गामा रेज आर डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है। उसी तरीके से अब दूसरी तरफ देखें तो हीट ट्रांसमिशन के लिए कन्वेक्शन एंड कंडक्शन चाहिए, जिसको एक मीडियम चाहिए होने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बेडो। ठीक है, तो ये है आपको रिफ्लेक्टिंग पावर। इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो अल्बेडो क्या होता है ना, अल्बेडो होता है कि नॉर्मली हम एक तरीके से बात करते हैं। देखिए, अल्बेडो से एक टर्म समझाते हैं आपको मैं। अल्बेडो ऑफ वाइट आइस की वैल्यू होती है 1। ठीक है, मतलब क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, उसके लिए अल्बेडो का कंसेप्ट आया था। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हटके बताते हैं। तो अल्बेडो की वैल्यू 0 से 1 से 0 के बीच में लाई करती है। अब इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिंग पावर को हम कहते हैं। अगर एक व्हाइट स्नो है ना, वो पूरी की पूरी व्हाइट क्यों दिख रही है, क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दी है, तो उसकी अल्बेडो 1 है। ठीक है,
तो यही चीज़ है, अल्बेडो रिफ्लेक्टिंग पावर को बताती है। तो अब देखते हैं, अब मान लीजिए अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में छोटे छोटे माइक्रो कार्बन के पार्टिकल्स बढ़ गए हैं ना, इसके कारण जो स्नो का अल्बेडो 1 होना चाहिए वो घट रहा है, तो लेस देन 1 हो रहा है, 0.8, 0.7, 0.6। इसका मतलब ये बता रहा है कि एयर में जो है कार्बन के सूट्स, कार्बन के नॉन इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अल्बेडो कम हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट कम कर पा रहा है, तो कार्बन की कंटेंट अगर आइस में बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये कंसेप्ट था, तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया अल्बेडो का। अब हम समझते हैं, अल्बेडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी और सरफेस। सीधी सी बात है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर हम प्योर आइस की बात करें तो वो 1 होती है, क्योंकि कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर देती है। इट इज कॉमनली यूज इन एस्ट्रोनॉमी टू डिस्क्राइब द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। यहाँ पे हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस के टर्म में। द रेंज ऑफ अल्बेडो ऑन द अर्थ सर्फेस कैन बी, देखिए 95%, दैट इज 0.95 होता है। आइडियल तो कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी प्योर व्हाइट स्नो को 1 मानते हैं, दैट इज 100% अल्बेडो है। फॉर फ्रेश स्नो कवर्ड इन एज लिटिल एज 3% फॉर वाटर। देखिए अगर फ्रेश स्नो की भी बात करेंगे तो 0.95% मानते हैं, मतलब कहते हैं कि 95% वो वेव को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और मतलब 5% वेव को वो ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करें तो उसकी अल्बेडो 3% होती है, दैट इज 0.03 होती है, मतलब 97% वो ले रही है और 3% रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सा कंसेप्ट था और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ। मैंने आपको पहले ही बताया था, सक्सेसिव क्रस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ, ये हो गई 2 सक्सेसिव क्रस्ट, ये हो गई 2 सक्सेसिव ट्रफ, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसी को तो लेमडा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। हमें आगे पढ़ना है क्या, लुक नो फर्दर। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 45 बीपीएससी प्रीलिम्स, इसलिए बीपीएससी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, क्वेश्चन बहुत सारा आसान पूछते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी सेम इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी से सेम होती है स्पीड ऑफ लाइट की, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी ए। आगे बढ़ते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से कौन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सीधी सी बात है, देखिए गामा रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल है। यूवी रेज बिल्कुल है। एक्सरे वेव है। सुपरसोनिक वेव बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज से बाहर है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शन सुपरसोनिक वेव्स आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाइल गामा वेव्स, एक्स रेज, यूवी रेज, रेडियो रेज एग्जांपल ऑफ सुपरसोनिक वेव। अब देख लीजिए, अब कुछ सुपरसोनिक इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब इसके साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड हो उसकी, उसी को सुपरसोनिक वेव्स कहते हैं। और याद रखिएगा, जैसे हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं बैट्स के केस में, सुपरसोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, फिर नॉर्मल होता है, ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हम लोग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो ये रेडियो वेव की होती है। मैंने आपको पहले समझाया था, लॉन्गेस्ट रेडियो वेव की होती है, तभी तो वो ट्रांसमिट हो पाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सफर्ड, ठीक है। अब हम लोग कुछ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो वेव्स है ना, उसकी हम लोग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। तो पहली होती है रेडियो वेव, दूसरी होती है माइक्रोवेव, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। याद रखिएगा, ये रेडिएशन आपको वेवलेंथ के टर्म में ये दिया दे रखा है। तो वेवलेंथ की रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, फिर इसीलिए तो एनर्जी सबसे कम होती है, और गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखना है हमें, कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर आप नहीं भी याद रख पाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर रेडियो वेव कहाँ यूज़ करते हैं, गामा वेव कहाँ यूज़ करते हैं। ये डेड सेल को मारने के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग सेल भी अफेक्टेड होते हैं, कैंसरस सेल को मारने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी एनर्जी काफ़ी होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। देखिए मैंने कह दिया ना, मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब देखिए दिया है विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड और एक्सरे। तो देखिए पूछ रहा है मैक्सिमम एनर्जी, तो एनर्जी मैक्सिमम के लिए वेवलेंथ आपको शॉर्टेस्ट चाहिए। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट यहाँ एक्सरे की होती है, इसमें विजिबल, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट। देखिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इसमें गामा दे नहीं रखा है, तो एक्सरे वेव की वेवलेंथ सबसे यहाँ पे कम है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सो और आंसर विल बी एक्सरे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा है, फिर अगेन मेंस 2005 में पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन रेंज। माइक्रोवेव की बात कर रही है, माइक्रोवेव की, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। आप एक बार ये काम करना, पहले तो ये जो सीक्वेंस है को याद कर लेना, वेवलेंथ की किसकी ज़्यादा किसकी कम। साथ में आपको वो टेबल जो मैंने बताया था ना, जो टेबल मैं दिखा देता हूँ, कौन सा टेबल,
आप अगर चाहो तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये चार्ट आपको ध्यान रहना चाहिए थोड़ा, तब आप एक कॉम्परेटिव एनालिसिस निकाल सकते हो, या फिर कुछ ट्रिक भी बना लो आप खुद की ट्रिक बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो एक्सरे ही तो करते हैं, एक्सरे करके हम स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को जानते हैं और चेक करते हैं कि अगर मान लो ये क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, अगर मान लो ये क्रिस्टल है मेरे पास, अगर मान लो ये क्रिस्टल हम यूज़ करने वाले हैं किसी बिल्डिंग में यूज़ करने के, तो हम इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, बॉडी के अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं है। तो क्रैक्स जानने के लिए हम लोग एक्सरेज में डालेंगे और चेक कर लेंगे, अच्छा इसकी ऐसे आई बीच में क्रैक दिख रहा है, मतलब ये डिफेक्टेड है, इसको यूज़ मत करो, ये बिल्डिंग को डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रडार। अ रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेज, रेडियो वेव यूज़ करती है, बिल्कुल इसको चाहिए डिफरेंस डिस्टेंस का रेडियो एमिशन, रेडियो वेव पढ़ लेते हैं। रडार जो होती है वो रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम विच यूजेज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज। याद रखिएगा, रडार मतलब रेडियो वेव। एंगल और वेलोसिटी, जो भी ऑब्जेक्ट जा रही है ये पता करने के लिए एनिमी एयरक्राफ्ट की पता हो चल जाती है इससे। इट इज यूज टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, मोटर व्हीकलिटी से। तो याद रखना है हमें, रेडियो वेव जो हम लोग वो डिटेक्ट करती है प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, एनीथिंग। अब कह रहा है व्हेन देयर इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस विल बी 10⁻⁻⁷। अच्छा, एक चीज़ समझते हैं, जो ओजोन लेयर होता है ना वो एक तरीके का छतरी होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। वैसे अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो यूवी रेज होता है ना उसको हम लोग, जो यूवी का वो होता है ओजोन लेयर होता है, जैसे ये हमारे छत के ऊपर लग रखा है यूवी रेज, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है सन के डिफरेंट यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, जो यूवीसी होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे हम लोग स्किन कैंसर भी होता है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो फॉल कर रहा है, तो इसकी जो विड्थ मेजर करते हैं हम लोग, उसको उस यूनिट को कहते हैं डॉप्सन। वो डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है, तो याद रखना है हमको। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यूवीए, यूवीबी और यूवीसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो मैंने पहले बताया था, हालांकि मैं इस चीज़ को देखा भी नहीं हूँ, बट मुझे याद है क्योंकि मैं इस चीज़ों को पढ़ रखा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। मैंने बताया था आपको, यूवीए रेडिएशन, द लॉन्ग वेव यूवीए रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ, देखिए ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेव होती है, इसकी वेवलेंथ 320 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये स्ट्राइक करती है सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये सारी कॉम्पोनेंट है सन की रेज की, ठीक है। अब हम लोग यूवीबी की बात करते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है उससे कम होती है, 280 से 320 नैनोमीटर होती है। ये मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाती है ओजोन के द्वारा, बट कुछ से कुछ पहुंच पाती है। क्यों पहुंच पाती है? क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी ज़्यादा हो रही है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो पेनिट्रेट कर जा रहा है। पेनिट्रेट भी क्यों कर रहा है? हमें तो भगवान ने दिया था ओजोन की लेयर ले लो आप बच जाओगे, बट हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। डिफरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड NOx SOx सब इमिट कर रहे हैं, लेड इमिट कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर में छेद हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये रेस पहुंच जा रही है तो स्किन कैंसर हो रहा है, आपको कैंसरस सेल बढ़ जा रहे हैं हमारे। यूवी रेडिएशन, यूवीसी का क्या होता है, यूवीसी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, 100 से लेकर 280 नैनोमीटर तक होता है। तो जब सबसे कम होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर के द्वारा, लेकिन हमारी बदौलत हम जो काम करके रखे हैं धरती को बर्बाद करने की, उसकी वजह से क्या होता है, उसको वो रेडिएट नहीं कर पाती है, तो हमारे तक पहुंच के हमें वो दुख पहुंचाती है। अब समझिए, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन दैट स्ट्रेटोस्फेयर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी 100 नैनोमीटर। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर डिप्लीट हो जा रही है ना ओजोन, तो 100 नैनोमीटर भी हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में घुस जाएगी। क्यों 100 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं? क्योंकि देख लीजिए यूवीसी रेडिएशन इंटर करने लगेगी, जिसकी 100 से लेकर 280 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। अब देखिए 100 नैनोमीटर, ठीक है, 1 मिनट, 100 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। अब 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। 100 नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻100 × 10⁻9 मीटर, तो 10⁻2 × 10⁻9 दैट इज 10⁻7 मीटर हमारे बॉडी, हमारे एटमॉस्फेयर में आने लगेगी, हमारे अर्थ सरफेस पे आने लगेगी, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखना पड़ जाएगा, इल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एटमॉस्फेयर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन अ नाइट विजन अपैरेटस। याद रखना है, ये इंफ्रारेड होता है, जो हीट को मेजर करने के लिए भी करते हैं, बॉडी में हीट होती है, हीट को भी देखने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू दोज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। इट इज यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट्स
when there is insufficient visibility in there, it is used by the soldiers to find the target, intruders and hidden bombs, thus making the application of force more discriminating. ठीक है, याद रखिएगा. इंफ्रारेड फॉर नाइट विजन apparatus यूज बाय द मिलिट्री एंड आर्मी मैंस. तो IAS प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन था, दिखने को IAS से लेकिन क्वेश्चन आसान था. अब क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं. द वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल, तो ये भी इंफ्रारेड होगा. तो इंफ्रारेड रेज आर कॉमनली यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट डिवाइसेस सच एज टेलीविजन सेट, DVD प्लेयर एंड अदर होम एप्लियंसेस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेकिन हाँ, आगे तो बढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको ना समझ में आएगा ढंग से, अगर चीज़ों को ध्यान याद ना हो पाए, अगर आप खुद से नहीं याद कर पाते तो 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हो. इससे आपकी मेमोरी में जाएगी ये चीज़ें, और मेमोरी में जाना जरूरी है अगर आपको PCS या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम का जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है. तो इट्स नॉट ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, इट्स अबाउट व्हाट वी आर कैरिंग इन द एग्जाम पेपर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. कह रहा है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन. सेम क्वेश्चन, इट्स इंफ्रारेड. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल. सेम क्वेश्चन. अब देखिए, झारखंड PCS में पूछा है. सेम क्वेश्चन आपको UP PCS प्रीलिम्स 2013, UP LDA में 2010 में, UP PCS 2010 में. देख लीजिए आप कितनी बार पूछता है, रिपीटेटिव नेचर होता है. तो क्या आपको ज़्यादा मेहनत करना है? नहीं, मेहनत सिर्फ एक बार करना है, 2-3 बार उसको रिवाइज करना है. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. सेम क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ TV रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट TV सेट. तो ये हो जाएगा रेडियो वेव्स. देखिए, इंफ्रारेड वेव जो होता है ना, वो ट्रांसमिट करता है रेडियो एंड TV सिग्नल्स को, बट सम ऑफ देम आर यूजिंग रेडियो वेव्स. अब कुछ रेडियो वेव्स इसमें इंफ्रारेड तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग रेडियो वेव पे चले जाएंगे. ठीक है, इंफ्रारेड रहे तो इंफ्रारेड मारेंगे, नहीं तो रेडियो वेव यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके आसपास का रेंज है. ये UP PCS मेंस में पूछा और IAS प्रीलिम्स 2000 में पूछा है. देख लीजिए आप क्वेश्चन की वेट कितने कहाँ तक जा रही है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. कहता है वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा. तो माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, बिल्कुल. अब देखिए, माइक्रोवेव्स क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है इन द 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज जिसका रेंज होता है, मैंने आपको बताया था. द सिग्नल्स कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ चैनल एट द सेम टाइम, मेकिंग इट वेरी वर्सटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. माइक्रोवेव इज ऑफन यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, बाकी वही सब है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अब देखिए, कहता है FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन. FM जो होता है उसकी ब्रॉडकास्टिंग 98.3 FM जो कहता है, तो कितने से कितना होगा आप बताइए. 107.8 FM कहता है ना, तो 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ करता है. अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ सब. ठीक है, सिंपल सा बात है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मोबाइल कम्युनिकेशन में अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ ना, तो मैं इसको 1 घंटे की कंटिन्यू लेक्चर दे सकता हूँ, बट हमें ज़रूरत नहीं है. हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वेस्टिजियल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड, करियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल, कोई ज़रूरत नहीं है हमें. मुझे जनरल साइंस पर रहना है. मैं चाहूँ तो इस पर 2 घंटे की लेक्चर भी दे सकता हूँ, बट नो नीड. सो आगे बढ़ते हैं. अब कह रहा है रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट 30 मीटर बैंड कहता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाय दिस स्टेशन इज. अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन है जो ब्रॉडकास्ट करता है 30 मीटर बैंड पे. 30 मीटर बैंड कहने का मतलब हुआ 30 मीटर बैंड, मतलब यहाँ ये जो उसका मतलब हुआ वेवलेंथ बता रहे हैं वो लैम्डा. ठीक है, अब पूछ रहा है किलोहर्ट्ज पूछ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. देख लो, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? F इक्वल्स टू C/λ. याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू C/λ. C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई लैम्डा गिवन इज 30 मीटर बैंड. 10 दैट इज 10⁷ हर्ज. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁶ हर्ज. इसी को हम लोग कह सकते हैं 10 मेगाहर्ज. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन C विल बी करेक्ट. देखिए, कुछ भी है इसमें? कुछ भी नहीं है. ठीक है, बस याद रखना है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू C/λ. ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब कहता है कि एक अ लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन. ठीक है, वो कहता है रीजन पूछता है वाई. रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स ऑफ अर्थ. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. ओजोन कभी भी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. तो इसको हम लोग ऊपर वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, नीचे वाला मैंने पढ़ा ही नहीं अभी. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं. कह रहा है रेडियो वेव्स हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ. क्या ये स्टेटमेंट जो है आपका, क्या इस चीज़ को वो जस्टिफाई करता है क्या कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है आयनोस्फेयर फैसिलिटेट करता है रेडियो कम्युनिकेशन को? क्या इससे ये फर्क पड़ रहा है? नहीं, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. सो नीदर वन और नॉट टू आर एक्सप्लेनिंग व्हाई अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन.
सो सीधी सी बात है, देखिए ये IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे फंस सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, जैसा मैंने बताया, इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ वाई लग रखा है ना क्वेश्चन में, वाई आपको ध्यान रखना है ऊपर वाले सब सेक्शन को। रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ बट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस ऑफ आयनोस्फीयर फैसिलिटी, तो याद रखिएगा रेडियो वेव जो के वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो आयनोस्फीयर में ना इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जो इस वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं, कह रहा है टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल डू नॉट रिसीव सिग्नल ड्यूरिंग रेन। अब बारिश के वजह आप देखते हो कि बारिश के वक्त आपके चैनल और सिग्नल पे वीकनेस आने लगता है, तो इसका क्या कारण है। एक चीज़ समझते हैं, एंटीना छोटा हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ याद रखिएगा कि एंटीना का जो लेंथ होना चाहिए ना, एंटीना का लेंथ वो λ/4 के अप्रॉक्स में होना चाहिए, याद रखिएगा। लेमडा जो होती है वो लेंथ होती है फॉर प्रॉपर रिसीविंग ऑफ दैट सिग्नल, ठीक है। अब देखिए पहला तो ये कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड कारण क्या बोल रहा है, और रेन ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव, ये भी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर सकती है इसको, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, ये भी सही है। जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना उससे उसको डिस्पर्स कर देगी रेडियो वेव को, तो भी नहीं पहुंच पाएगी, या फिर रेन ड्रॉपलेट्स जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी और जो एंटीना का मेन स्ट्रेंथ है वहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी, बिल्कुल सही है। तो तीनों वजह हो सकता है आपके घर में डिस एंटीना का फेल होने का, या फिर आपकी सैटेलाइट सिग्नल ढंग से नहीं आने का ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग रेन रेडियो वेव्स कलाइड विच रेन ड्रॉप्स पार्सली और कंप्लीटली एंड कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव। देखिए मैं समझाता हूँ, मान लीजिए ये ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स है। अब यहाँ से रेडियो वेव्स आ रही है, ठीक है, रेडियो वेव्स आ रही है, तो रेडियो वेव्स क्या होगी ना, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रॉपलेट्स में। एब्जॉर्ब हो गई तो आपके एंटीना तो आ ही नहीं पाई, जैसे 4 आ रही थी मान लीजिए तो 1 पहुँच पाई। अब 1 पहुँच पाई तो 1 से क्या होगा, 1 से हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ कैपेबल नहीं होगा, वीक स्ट्रेंथ होगा, जिसके कारण हो सकता है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ जो एंटीना का लेंथ होना चाहिए वो λ/4 के बराबर होना चाहिए, तो फॉर प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिशन, तो वो भी एक वजह हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज, मतलब जो इंटेस्टाइन से इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज है, उसमें कौन सी वेव यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन 43 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो ये एक्सरे यूज़ करेंगे, ऑब्वियस बात है बॉडी एक्सरे में जाएगी, गामा रेज तो हम डाल नहीं सकते हैं, तभी डालेंगे जब कैंसरस सेल को डेड करना हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए हम एक्सरे को यूज़ करते हैं। अब देखिए CT स्कैन जो होता है इज़ डन बाई यूजिंग, सिंपल सी बात है, एक्सरे करते हैं CT स्कैन में। आप जाते हो कि CT स्कैन MRI करवाने के लिए, ठीक है। CT स्कैन को हम लोग कंपाउंड टोमोग्राफी भी कहते हैं। ये स्पेशल तरीके का एक्सरे होता है दैट क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोवाइड करता है बॉडी का यूजिंग एक्सरे एंड ए कंप्यूटर। तो याद रखिएगा CT स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी अगर आप अच्छे से मूव करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय विलियम रॉयंगटन। रॉयंगटन ने क्या किया था, एक्सरे मशीन को इन्वेंट किया था, याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ मेरा कंटेंट अच्छा है तो मैं और बनाऊँ, क्योंकि मुझे एक लेक्चर बनाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो आप खुद सोचो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स देना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको सही में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लग रहा है तो बिल्कुल आप रिपोर्ट भी कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।